नमस्कार दोस्तों, मैं हरपुर सिंह पचेरवाल, व्याख्याता भूगोल एक बार आपके सामने फिर हाजिर हूँ भूगोल विषय के साथ में। हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था वो था हमारा राजस्थान का, भूगोल में राजस्थान के संभाग। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो भारत के भूगोल में भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक विभाग या भूआकृतिक प्रदेश, तीनों नाम एक ही हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं भारत के भौतिक विभागों के बारे में। तो हम देखें कि भौतिक प्रदेश होता क्या है। तो हम सबसे पहले बात करें भौतिक की, कि भौतिक होता क्या है। भौतिक का मतलब होता है कि धरातल पर, भौतिक का मतलब होता है धरातल पर या पृथ्वी पर हम जो भी वस्तुएं, अपनी आँख खुलते ही जो भी वस्तुएं देखते हैं वो सब किसकी श्रेणी में आती है? भौतिक की श्रेणी में। तो भौतिक का तात्पर्य यहाँ हो जाएगा धरातल पर स्थित समस्त स्थलाकृतियाँ। स्थलाकृतियों का मतलब होता है स्थल पर बनी हुई आकृतियाँ। धरातल पर स्थित समस्त आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी, पहाड़ी, द्वीप, तटीय भाग, जो आदि जो स्थलाकृतियाँ हम धरातल के ऊपर देखते हैं वो सब किसकी श्रेणी में आती है? भौतिक की श्रेणी में। आदि को भौतिक की संज्ञा देते हैं। बात करें हम प्रदेश की। प्रदेश क्या होता है? प्रदेश का मतलब होता है क्षेत्र विशेष। क्षेत्र विशेष का मतलब होता है निश्चित क्षेत्र, कोई भी निश्चित क्षेत्र जिसके संदर्भ में हमें अध्ययन करें। और अगर भौतिक प्रदेश की परिभाषा की बात करें तो इन दोनों को मिला देंगे और एक परिभाषा निकल कर के आएगी कि धरातल पर स्थित समस्त स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, झील, नदी, ये सब धरातल पर स्थित समस्त स्थलाकृतियाँ जिनका क्षेत्र विशेष के संदर्भ में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जिनका क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाते हैं? भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। मतलब धरातल पर स्थित समस्त स्थलाकृतियाँ जिनका क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है उसको हम किसकी श्रेणी में रखते हैं? भौतिक प्रदेश की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अगर हम विश्व के भौतिक प्रदेश पढ़ें, अगर हम विश्व के भौतिक प्रदेशों के अध्ययन करें तो विश्व के भौतिक प्रदेश हो जाएंगे। भाई निश्चित क्षेत्र आ गया ना, कौन सा निश्चित क्षेत्र आ गया? विश्व। भारत के बारे में अध्ययन करेंगे तो भारत के भौतिक प्रदेश हो जाएंगे। ऐसे ही राजस्थान के बारे में अध्ययन करेंगे तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हो जाएंगे। तो भौतिक प्रदेश की ये परिभाषा है जो हमारे सामने निकल कर के आती है। अब हम देखेंगे कि पर्वत, पठार, मैदान ये सब होते क्या हैं, इनकी थोड़ी परिभाषा देखेंगे। धरातल पर जो भी स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे ये हमारा धरातल है, तो हम जो भी स्थलाकृतियों का मापन करते हैं वो कहाँ से करते हैं? समुद्र तल से। भारत में जो ये समुद्र तल लिया जाता है ये लिया जाता है चेन्नई का समुद्र तल। मतलब पर्वत, पठार, मैदान, इन सब की जो ऊंचाई का निर्धारण या मापन करते हैं वो कहाँ से करते हैं? समुद्र तल से। और भारत में समुद्र तल कहाँ का लिया गया है? चेन्नई का। तो हम
यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे मैदान। मैदान की परिभाषा क्या होगी? समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से कैसा हो? समतल हो, जिसका शीर्ष कैसा हो? समतल हो, और इसकी जो ऊंचाई है वो अधिकतम कितनी हो? 300 मीटर। इसको हम क्या कहेंगे? मैदान। इसके बाद में समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ वह भूभाग जिसकी ऊंचाई कितनी हो? 300 से 600 मीटर। 300 तक हो जाएगा तो उसको मैदान की श्रेणी में रखेंगे, और 300 से 600 मीटर, 300 से 600 मीटर की ऊंचाई में होगा तो उसको हम बोलेंगे पठार। पठार के लिए आवश्यक है कि इसका जो शीर्ष है ये भी कैसा होना चाहिए? समतल, और एक भाग है इसका ढलान युक्त होना चाहिए। पठार की परिभाषा हो जाएगी समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ वह भूभाग जिसका शीर्ष समतल हो और एक जो भाग है वो ढाल युक्त हो। इसके बाद में तीसरी परिभाषा देखेंगे, समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ वह भूभाग जिसका शीर्ष कैसा हो? नुकीला हो, और ऊंचाई कितनी हो? 1800 मीटर। इसको हम बोलेंगे पहाड़ या पहाड़ी। समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ वह भूभाग जिसका शीर्ष कैसा हो? तीव्र हो, नुकीला हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पहाड़ बोलेंगे। ऊंचाई कितनी हो? 1800 मीटर। इसके बाद हम बात करें पर्वतों की। समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ वह भूभाग, समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ वह भूभाग जिसका शीर्ष कैसा हो? तीव्र हो या नुकीला हो, और ऊंचाई हो 1800 मीटर से अधिक। 1800 मीटर तक है तो पहाड़ की श्रेणी में रखेंगे, और 1800 से अधिक है तो पर्वत की श्रेणी में रखेंगे। इनका जो निर्धारण किया जाता है, ये निर्धारण किया जाता है ऊंचाई के आधार पर। इनका जो निर्धारण करते हैं हम कैसे करते हैं? ऊंचाई के आधार पर। और ये ऊंचाई कहाँ से लेते हैं? समुद्र तल से लेते हैं। अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदानों की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदान है 43.2% भाग पर। 100% में से 43.2% भाग पर मैदान है। पठारों की बात करें तो 27.7% भाग पर पठार हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल के 27.7% भाग पर। पहाड़ की बात करें या पहाड़ी की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 18.5% भाग पर क्या पाए जाते हैं? पहाड़ पाए जाते हैं। पर्वतों की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.6% भाग पर क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं। तो ये इनकी साधारण सी परिभाषा है जिसको हम याद रख सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं उनके वर्गीकरण को लेकर के। वर्गीकरण की हम बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया और वर्तमान में भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं? तो हम भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण को लेकर के बात करें तो भारत में सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया वो किया था, सबसे पहले किन्होंने किया था? सर्वप्रथम SP चटर्जी। इन्होंने 1964 में भारत का राजपत्र, जो भारत सरकार का राजपत्र होता है उसमें इसका वर्णन किया, गैजेट ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने भारत के जो भौतिक प्रदेश बताए वो बृहत, मध्यम और लघु, ये 3 भागों में बांटा। इन्होंने SP चटर्जी ने भारत के जो वृहत भौतिक प्रदेश बताए वो बताए 4, मध्यम बताए 20 और लघु बताए 58। तो सबसे पहले भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण SP चटर्जी ने 1964 में किया और भारत के राजपत्र में किया। इन्होंने वृहत, मध्यम और लघु 3 भागों में बांटा। वृहत 4 प्रकार के बताए, मध्यम 20 प्रकार के बताए और लघु स्तरीय बताए 58 प्रकार के। इसके बाद में
जो भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया वो किया R.L. सिंह ने। भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण R.L. सिंह ने कब किया? 1971 में। इन्होंने जो वर्गीकरण किया उस बुक का नाम था इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी। इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी। इसमें भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्णन किया। इन्होंने जो भारत के भौतिक प्रदेश बताए वो वृहत तो बताए इन्होंने 4, मध्यम बताए 26 और लघु स्तरीय बताए 67, मतलब 67 बताए। एस.पी. चटर्जी ने जो भारत के 4 वृहत भौतिक प्रदेश बताए उनके हम नाम देखें तो सब पहला बताया उत्तरी पर्वत, दूसरा बताया वृहत मैदान, तीसरा बताया उच्च प्रायद्वीपीय पठार, और जो चौथा बताया वो बताया भारतीय तट एवं द्वीप। चौथा मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा और नीचे तो चौथा है भारतीय तट एवं द्वीप। ये 4 भौतिक प्रदेश बताए एस.पी. चटर्जी महोदय ने। तो भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण ये था। अब वर्तमान की बात करें, वर्तमान भौतिक प्रदेशों की बात करें तो वर्तमान में अध्ययन की दृष्टि से भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको हम 6 भागों में बांटते हैं। तो इसके लिए हम पहले भारत का एक मानचित्र बनाएंगे। अब जैसा भी है ये भारत का मानचित्र है। तो हम वर्तमान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी बात करें तो वर्तमान में भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं? 6। और वर्तमान की दृष्टि से आपको परीक्षा में पूछा जाए तो अपने को उत्तर क्या लिखना है? 6 ही लिखना है। अब हम बात करें कि भारत के बीच में से एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तर और एक दक्षिण। इन्हीं के आधार पर हम भारत के जो वर्तमान के भौतिक प्रदेश हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला भौतिक प्रदेश देखें हम तो भारत का जो पहला भौतिक प्रदेश पड़ता है वो पड़ता है यहाँ पर। भारत का जो पहला भौतिक प्रदेश पड़ता है वो पड़ता है यहाँ पर। दिशा कौन सी है? उत्तर, इसलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं उत्तरी। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, पर्वतीय भाग है इसलिए इसको हम बोलते हैं पर्वतीय। निश्चित क्षेत्र होने के कारण इसको हम बोलेंगे प्रदेश। तो भारत का जो पहला भौतिक प्रदेश हो गया वो हो गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसी को हम बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला। दूसरे भौतिक प्रदेश को हम देखें तो दूसरा भौतिक प्रदेश है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा निर्माण किया गया है, वो पड़ता है यहाँ पर। भारत का जो दूसरा भौतिक प्रदेश है उसको हम नाम देते हैं, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा यहाँ तलछट, मिट्टी और अवसाद के जमाव के कारण यहाँ पर एक मैदान का निर्माण हो गया। इस मैदान का आकार विशाल होने के कारण हम इसको लिख देते हैं
विशाल मैदानी प्रदेश। निश्चित भूभाग में या निश्चित क्षेत्र में होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? प्रदेश। तो दूसरा भौतिक प्रदेश हो गया उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश। तीसरे भौतिक प्रदेश की हम बात करें तो तीसरा भौतिक प्रदेश है ये भारत के दक्षिणी हिस्से में है, इसलिए हम इसके आगे लिख देंगे दक्षिण। ये जो भाग है भारत का, जो दक्षिणी भाग है, ये तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से। यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर है हिंद महासागर। मतलब ऐसा स्थलीय भाग, ये तो हो गया स्थलीय भाग। ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर किससे घिरा हुआ हो? जल से घिरा हुआ हो, उसको हम किसकी संज्ञा देते हैं? प्रायद्वीप की। तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय। ये जो भाग है, ये भाग क्या है? समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पठारी। समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ है और इसकी ऊंचाई है वो 300 से 600 मीटर के बीच में है, इसलिए इसको हम पठार की संज्ञा देते हैं। और ऊपर से समतल है और एक निश्चित क्षेत्र में होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? पठारी प्रदेश। तो तीसरा भौतिक प्रदेश हो गया दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। चौथे भौतिक प्रदेश की हम बात करें तो चौथा भौतिक प्रदेश है ये वाला, चौथा भौतिक प्रदेश ये। यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर समुद्र है, समुद्र के पास होने के कारण इसको हम बोलते हैं तटीय भाग। जो चौथा भौतिक प्रदेश है वो है तटीय मैदान, तटीय मैदानी प्रदेश। समुद्र के कारण होने के कारण इसको हम बोलते हैं तट। तट से हो जाएगा तटीय। यहाँ से दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से पूर्व और पश्चिम के होकर के जो नदियाँ बह कर के आती हैं वो एक मैदान का निर्माण करती हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे मैदान। और ये निश्चित क्षेत्र में होने के कारण हम इसको संज्ञा देंगे किसकी? प्रदेश की। पांचवा जो भौतिक प्रदेश देखेंगे हम वो देखेंगे यहाँ पर अरब सागर और बंगाल के खाड़ी में यहाँ पर कुछ द्वीप हैं। इन द्वीपों को मिला करके हम बोलते हैं, इन द्वीपों को हम संज्ञा देंगे पांचवें भौतिक प्रदेश की। इसका नाम हो जाएगा द्वीप समूह। इसमें ये लक्षद्वीप आ जाएगा और अंडमान निकोबार और ये छोटे मोटे जो द्वीप हैं वो आ जाएंगे। तो भारत का पांचवा भौतिक प्रदेश है वो है द्वीपीय समूह। भारत के छठे भौतिक प्रदेश की हम बात करें तो भारत का छठा भौतिक प्रदेश यहाँ पर पड़ता है भारत का महान मरुस्थल। भारत का महान मरुस्थल। तो वर्तमान के संबंध में आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं, तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जिसमें हमने देखा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय मैदानी प्रदेश, द्वीपीय समूह, उत्तर का भारत का महान मरुस्थल प्रदेश। अब हम इनके भारत के कुल क्षेत्रफल में इनके प्रतिशत की बात करें तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल को हम 100% मान लें और उस 100 में से भारत के 100 में से कितना प्रतिशत फैला हुआ है? 15% भाग पर क्या है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये वाला भाग। इसके बाद में हम इस मैदानी प्रदेश की बात करें, उत्तर के विशाली मैदानी प्रदेश की बात करें तो ये जो मैदानी प्रदेश है ये है 22.8% भाग पर।
दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार, इस पठारी भाग की बात करें तो ये पठारी प्रदेश फैला हुआ है 48.67% भाग पर। इसके बाद में इस तटीय भाग पर, इस चौथे नंबर के तटीय मैदानी प्रदेश पर की बात करें तो ये फैला हुआ है 2.38% पर। तटीय मैदानी प्रदेश 2.38% भाग पर फैला हुआ है। उपद्वीपीय समूह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को मिलाकर के भारत के कुल क्षेत्रफल के 0.25% भाग पर फैले हुए हैं। और भारत के महान मरुस्थल की छठे भौतिक प्रदेश की बात करें तो ये फैला हुआ है भारत के 10.9% भाग पर। तो इन सब का आप योग करेंगे तो योग कितना हो जाएगा 100%। अगर हम इनका अवरोही और आरोही क्रम देखें तो आप सबसे पहले ये देखें कि जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है ये भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन सा? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? द्वीपीय समूह है, सबसे छोटा। तो परीक्षा में आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है और सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? द्वीपीय समूह है। ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है ये सबसे बड़ा भी है और सबसे प्राचीन भी है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। अगर इनके अवरोही क्रम को लेकर के बात करें, अवरोही क्रम का मतलब होता है अधिक से न्यूनतम की ओर। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है या सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो किसका है? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का। इसके बाद में आप देखेंगे, इसके बाद में आता है उत्तर का विशाल मैदान। विशाल मैदान के बाद में आप जाएंगे कहाँ पर? पर्वतीय भाग पर, उत्तरी पर्वतीय भाग या हिमालय। इसके बाद में आप आ जाएंगे कहाँ पर? भारत का महान मरुस्थल जिसको हम थार का मरुस्थल बोलते हैं। महान मरुस्थल के बाद में आप आ जाएंगे तटीय मैदानी प्रदेश। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? द्वीपीय समूह है। देखो 1 से 6 की ओर जाओगे तो ये क्रम कहलाएगा अवरोही, और 6 से 1 की तरफ उल्टे क्रम में जाओगे या दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तो ये क्रम कहलाएगा आरोही। ये क्रम कहलाएगा आरोही क्रम। तो ये 6 भारत के भौतिक प्रदेश थे। अब हम एक एक करके इन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत का जो भौतिक प्रदेश है वो देखेंगे। वो तो पहला भौतिक प्रदेश कौन सा देखा हमने? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो हम पहला जो भौतिक प्रदेश है उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, या इसी को हम बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला। देखो इसके नामकरण को लेकर के बात करें, हिमालय का जब संधि विच्छेद करेंगे आप तो हिम प्लस आलय, बर्फ का घर। इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में जो पर्वत हैं वहाँ पर बर्फ़ का जमाव पाया जाता है, हिम का बर्फ जमाव पाया जाता है, इसलिए हम इसका नाम क्या रख देते हैं? हिम प्लस आलय बराबर हिमालय।
इसकी उत्पत्ति को लेकर के हम बात करें, हिमालय की उत्पत्ति या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति को लेकर के हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति है वो मानी जाती है सेनोजोइक महाकल्प के तृतीयक कल्प, तृतीयक को अंग्रेजी में हम बोलते हैं टर्शियरी कल्प। तो इस ये महाकल्प में, ये तो महाकल्प है, इस महाकल्प को हम भागों में बांटेंगे, भी आगे देखेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। इसके तृतीयक कल्प के या इसी को हम बोलते हैं टर्शियरी कल्प में किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का। ये जो हिमालय पर्वत या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसका विस्तार चीन से यूरोप तक पाया जाता है। और ये जो पर्वतमाला है इनको हम चट्टानों के जो क्रम हैं उनमें बांटते हैं। तो ये है जो अल्पाइन क्रम या अल्पाइन समूह की चट्टानें हैं जिनका विस्तार कहाँ से है, चीन से यूरोप तक। और इसी का भाग कौन सा है, हमारा हिमालय पर्वतमाला है। अब इसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की हम बात करें तो सबसे पहले जो सिद्धांत आएगा वो आएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये 1912 में जर्मनी के एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को हम विस्तार से देखें तो अल्फ्रेड वेगनर का मानना था कि प्रारंभ में संपूर्ण जो स्थलीय भाग है या संपूर्ण स्थलीय भाग एक महाद्वीप के रूप में स्थित था जिसको हमने नाम दिया पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग स्थित था, इसको हमने नाम दिया पैंथालासा। वर्तमान के जो महासागर हैं वो पैंथालासा के भाग हैं और महाद्वीप हैं वो पेंजिया के भाग हैं। धीरे धीरे इस पेंजिया का क्या हुआ, विभाजन हुआ। एक हुआ उत्तरी भाग, एक हुआ दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग है इसको हमने नाम दिया अंगारा लैंड। दक्षिणी भाग है इसको हमने नाम दिया गोंडवाना लैंड। अब इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का नामकरण कैसे हुआ, इनके नामकरण की हम बात करें तो रूस में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है अंगारा नदी। इस अंगारा नदी के नाम के आधार पर 1880 में एडवर्ड लुईस ने इनका नामकरण किया। रूस में बहने वाली प्राचीन नदी अंगारा नदी के आधार पर 1880 में एडवर्ड लुईस ने इसका नाम क्या रखा, अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड की बात करें कि गोंडवाना लैंड का नामकरण कैसे हुआ, तो प्रायद्वीपीय भारत में एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम है गोंड जनजाति। इस गोंड जनजाति के नाम के आधार पर ही 1870 में O.F. मेंटल इन्होंने गोंडवाना लैंड का क्या किया, नामकरण किया। तो नामकरण से संबंधित कोई प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आप इसको याद रखें। तो हम बात कर रहे थे कि संपूर्ण स्थलीय भाग पेंजिया के रूप में निर्मित था। इस पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, और इनके मध्य में जो भाग स्थित था इसको हमने नाम दिया टेथिस सागर या टेथिस भूषण नदी। अब अंगारा लैंड से जो नदियां बह कर के आती थी वो तलछट ला करके कहाँ जमा करती थी, टेथिस सागर में। अंगारा लैंड से बह कर के आने वाली नदियां अपना तलछट या अवसाद कहाँ जमा करती थी, टेथिस सागर में।
गोंडवाना लैंड में से बह करके आने वाली नदियाँ भी अपना तलछट कहाँ जमा करती थी? तैतीस सागर में। धीरे धीरे विवर्तन की हलचलों के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों क्या हुए? पास में आने लगे। दोनों किस तरीके से? ऐसे पास में आने लगे। जैसे दोनों भाग पास में आएंगे तो 33 सागर का क्या हुआ? उत्थान होना। 33 सागर में अवसाद या तलछट जमा थी, वो धीरे धीरे तलछट क्या होती गई? ऊपर उठती गई। और धीरे धीरे जैसे ही नज़दीक आए तो इसमें वलन पड़ता गया इस प्रकार से, और एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसको हम वर्तमान में क्या बोलते हैं? हिमालय पर्वत बोलते हैं। जब ये आपस में आने लगे तो 33 सागर में उत्थान हुआ, और उत्थान के साथ साथ में इस तलछट में क्या पड़ गया? वलन पड़ गया। वलन का मतलब होता है मोड़। इस प्रकार से वलन पड़ने के बाद में किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का। तो हिमालय को हम बोलते हैं विश्व की नवीनतम वलित। वलित को हम बोलते हैं मोड़दार पर्वतमाला। हिमालय पर्वत का जो उत्थान है वो वर्तमान में भी जारी है। ये नहीं कि उत्थान रुक गया है, वर्तमान में भी इसका उत्थान जारी है। हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ? 33 सागर से। इसलिए 33 सागर को क्या बोलते हैं? हिमालय का गर्भ गृह। मतलब जहाँ से जन्म होता है उसको हम बोलते हैं गर्भगृह। तो हिमालय का जन्म कहाँ से हुआ? 33 सागर से। तो इससे संबंधित प्रश्न भी क्या परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये नवीनतम के साथ साथ में विश्व का सबसे विशाल पर्वतमाला भी है। तो ये मानना था किसका? अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में दिया। पेंजिया और पैंथालसा दो भाग मांगने, जलीय भाग पैंथालसा, स्थलीय भाग पेंजिया। पेंजिया का जब विभाजन हुआ, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। दोनों भागों से नदियां आकर के अपना तलछट 33 सागर में जमा करती रही। विवर्तन की हलचल के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों आपस में आने लगे, और 33 सागर में जो अवसाद या तलछट जमा थी उस तलछट में क्या होने लगा? उभार आने लगा या उत्थान होने लगा। उभार होने के साथ साथ इस अवसाद, इस तलछट में क्या पड़ने लगे? वलन पड़ने लगे, और कालांतर में एक मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ जिसको हम किसकी संज्ञा देते हैं? हिमालय पर्वत की। इसी से हिमालय से संबंधित हम दूसरा जो सिद्धांत देखना चाहें तो वो सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? दूसरा सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था हैरी हेस ने 1961 में, और मॉर्गन ने भी ये सिद्धांत दिया था 1965 के आसपास। इस सिद्धांत के अनुसार जो हिमालय पर्वतमाला है इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ? इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जो हिमालय का निर्माण हुआ वो हुआ यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों के आपस में टकराने से वर्तमान में जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण हुआ। तो इसकी चर्चा भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये अपना विश्व मान लेते हैं। विश्व में ये अपने वर्तमान के उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया का भाग भी है यहाँ पर, ये है अफ्रीका, और यहाँ पर था अपना ऑस्ट्रेलिया। ऊपर का भाग था ये अंगारा लैंड का हिस्सा था। ऊपर वाले भाग को हमने क्या कहा? अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को हमने कहा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड की जो ये प्लेट थी, इस प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट। गोंडवाना लैंड में अफ्रीका के पास में ही यहाँ पर प्लेट निर्मित थी। इस प्लेट को हम बोलते हैं इंडियन प्लेट। ये प्लेट कौन सी थी? इंडियन। इंडियन का मतलब अपनी भारतीय प्लेट थी। तो गोंडवाना लैंड भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का।
धीरे धीरे गोंडवाना लैंड से अलग होकर के भारत है वो किधर जाने लगा, उत्तर की ओर जाने लगा और सीधा होने लगा। और यूरेशियन प्लेट है वो किधर आने लगी, दक्षिण की ओर। मतलब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों में कौन सी गति होने लगी, अभिसारी गति। अभिसारी गति का मतलब होता है जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास में आती हैं, और एक अपसारी गति होती है जिसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो इंडियन प्लेट यहाँ से उत्तर की ओर खिसकना चालू किया, फिर यहाँ पर आई। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर था टेथिस सागर। यहाँ पर आकर के और इस भाग से टकराई, और यहाँ टकराने के बाद में इस यूरेशियन प्लेट से टकराई। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा गई। यहाँ पर टेथिस सागर था, और यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, टकराने से हिमालय पर्वत का। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से इधर समझ लेते हैं कि ये तो थी हमारी इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट जो दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही थी। ये है हमारी ये थी हमारी इंडियन प्लेट, ये है हमारी यूरेशियन प्लेट, और बीच में था टेथिस सागर। दोनों प्लेटें आपस में पास में आ रही हैं। इंडियन प्लेट उत्तर की ओर जा रही है और यूरेशियन प्लेट दक्षिण की ओर आ रही है। जैसे ही ये प्लेट यहाँ से इस भाग से आकर के आपस में दोनों भाग टकराते हैं, तो इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट के क्या है, नीचे धंसने लग जाती है। जैसे ही ये प्लेट नीचे धंसने लगती है, टेथिस सागर में जमा अवसाद है, टकराने से ये अवसाद यहाँ आकर के यूरेशियन प्लेट के ऊपर यहाँ जमा हो जाता है। जमा होने से यहाँ पर तो निर्माण हुआ किसका, ट्रांस हिमालय। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में नज़दीक आती हैं, आपस में टकराती है। टकराने से टेथिस सागर का जो अवसाद है वो ऊपर उठता है। ऊपर आने से ये तलछट है, अवसाद है वो कहाँ जमा हो जाता है, थोड़ा यूरेशियन प्लेट के ऊपर जमा हो जाता है, और किसका निर्माण होता है, ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय के निर्माण के बारे में पूछे तो अपना उत्तर क्या होगा कि ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट पर टेथिस सागर के अवसाद के कारण, अवसाद के जमा होने के कारण किसका निर्माण हुआ, टेथिस हिमालय का। यह अवसाद धीरे धीरे ऊपर उठता गया, हिमालय के दूसरे भाग का निर्माण हुआ, फिर हिमालय के तीसरे भाग का निर्माण हुआ, और वो हिमालय के चौथे भाग का निर्माण हुआ। सबसे पहले हिमालय में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, फिर मुख्य या महान हिमालय का, फिर लघु हिमालय, और फिर शिवालिक हिमालय। तो हिमालय के ये 4 भाग हैं जिनका निर्माण इस प्रकार से हुआ। अब हम देखें तो भारत का निर्माण है, जो भारत का जो निर्माण है वो किस किस से हुआ, गोंडवाना लैंड व टेथिस सागर से। भारत में अंगारा लैंड का कोई भी हिस्सा नहीं है। भारत का निर्माण गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के मिलने से हुआ है। इन दोनों सिवा टेथिस सागर से हिमालय, अरावली पर्वतमाला इनका निर्माण हो गया, अरावली थार के मरुस्थल का निर्माण हो गया, और गोंडवाना लैंड से अपने दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण हो गया। तो ये था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसके बाद में हम इसके निर्माण के चरण को देखें, निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, कब हुआ। तो हम शुरुआत करें तो आप देखेंगे, हम यहाँ पर मान लेते हैं अपनी पृथ्वी, और ये मान लेते हैं वर्तमान। वर्तमान में है 2020। वर्तमान से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हम किसकी उत्पत्ति मानते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति या आयु या पृथ्वी का जन्म मानते हैं। क्लियर। वर्तमान से पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में और वर्तमान से
57 करोड़ वर्ष पूर्व। इस युग को हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। इस प्री कैम्ब्रियन युग में एक पर्वतमाला का निर्माण हुआ जिसको हम नाम देते हैं अरावली। ठीक, इसके बाद में 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद में 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद में हम इसका विभाजन कर रहे हैं। 6.5 करोड़ के बाद में हम बात करें 20 लाख वर्ष पूर्व, और ये हमारा वर्तमान हो गया कितना, 2020। तो इसकी हम बात करें तो 57 करोड़ वर्ष या अरावली की उत्पत्ति 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक कल्प। 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व को हम बोलते हैं द्वितीय कल्प। प्राथमिक को अंग्रेजी में प्राइमरी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व, इसको हम बोलते हैं तृतीयक या टर्शियरी कल्प। 20 लाख वर्ष पूर्व से वर्तमान, इसको हम बोलते हैं चतुर्थक कल्प या क्वाटरनरी कल्प। ठीक, तो ये इसको हम कुछ भागों में विभाजन किया है। अब हमें किसका अध्ययन करना है, इस तृतीय कल्प का, क्योंकि हिमालय का निर्माण किस में हुआ है, इस तृतीय कल्प में हुआ है, तो हम इसका निर्माण, इसका अध्ययन करेंगे। चतुर्थक कल्प की हम बात करें तो चतुर्थक कल्प में वर्तमान से 10,000 वर्ष पूर्व, इस काल को हम बोलते हैं होलोसीन। इसमें किसकी उत्पत्ति हुई, आधुनिक मानव की उत्पत्ति। ठीक, 20 लाख वर्ष पूर्व से और 10,000 वर्ष पूर्व, 20 लाख और 10,000, इसमें जो उत्पत्ति हुई वो हुई आदि मानव। आदि मानव का मतलब है जो मनुष्य कहाँ रहता था, जंगलों में, और आधुनिक मानव जो हम वर्तमान में जी रहे हैं। अब इस तृतीय कल्प को मैं एक बार यहाँ बना लेता हूँ। तृतीय कल्प को हम 5 युगों में बांटते हैं, जिसमें 4 पर्वतों का निर्माण हुआ। ये था 20 लाख वर्ष पूर्व, और ये था 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिख लेना वर्ष पूर्व। इसके बाद में 5.7 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद में 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व, और यहाँ पर हम लिखें 50 लाख वर्ष पूर्व। हिमालय के हमने 4 भाग देखे। सबसे पहले 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ, ट्रांस हिमालय का। 5.7 करोड़ वर्ष पूर्व निर्माण हुआ
किसका? मुख्य या महान हिमालय का। 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व निर्माण हुआ लघु हिमालय का। और 50 लाख वर्ष, कहीं कहीं पर इसको आपको 1 करोड़ भी मिले तो भी सही होगा, शिवालिक हिमालय का। देखो हिमालय की उत्पत्ति परीक्षा में पूछा जाए, हिमालय की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई, तो इसका उत्तर होगा लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व। लेकिन अगर हिमालय के अलग अलग भागों को पूछ ले तो इनका उत्तर हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम तृतीय कल्प को 5 भागों में बांटते हैं, PEOM-P। पी से पेलियोसिन, ई से ओलिगोसिन, ई से हो जाएगा इयोसिन, ओ से हो जाएगा ओलिगोसिन, में से हो जाएगा मायोसिन, और पी से हो जाएगा प्लायोसिन। तो ये पेलियोसिन है, इसमें तो उत्पत्ति हुई किसकी? ट्रांस हिमालय, 6.5 करोड़ वर्ष पहले। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक बार मैं ऊपर बना देता हूँ, इस पे नीचे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हमने देखा था 6.5 करोड़ वर्ष पहले से 20 लाख वर्ष पहले। यहाँ पर हमने देखा ट्रांस हिमालय का निर्माण, मुख्य हिमालय का, लघु हिमालय और शिवालिक। ये हो 5.7 करोड़ वर्ष पूर्व। ये वर्ष पूर्व इनके आगे लगा लेना आप। ये ट्रांस हिमालय का निर्माण हम देख रहे हैं 6.5, यहाँ पर 5.7 करोड़ वर्ष पहले, यहाँ पर 2.4 करोड़ वर्ष पहले, और ये हो जाएगा हमारा 50 लाख वर्ष पहले। बीस लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर हम लिख लेंगे। ये ट्रांस हिमालय, ये मध्य हिमालय या महान हिमालय, ये लघु हिमालय, और ये शिवालिक जिसको हम उप हिमालय भी बोलते हैं। अब हमने देखा ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ वो हुआ पेलियोसिन में। ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ पेलियोसिन में। मध्य हिमालय का निर्माण हुआ इयोसिन और ओलिगोसिन। अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो आपके इयोसिन होगा, क्योंकि अधिकतर मध्य हिमालय का निर्माण इयोसिन में हो गया था, कुछ भाग है जो ओलिगोसिन में बना था। लघु हिमालय, इसको हम देखें मायोसिन में, और शिवालिक है ये प्लायोसिन में। 50 लाख से और 20 लाख ये जो अवधि है इसमें जन्म होता है, उत्पत्ति होती है प्रारंभिक या आरंभिक मनुष्य के पूर्वज, इनकी उत्पत्ति होती है। 20 लाख से हमने देखा था 10,000 तक आदि मानव, और 10,000 से वर्तमान में हमने देखा था आधुनिक मानव। तो हम टर्शियरी, ये सारे जो ये सारे युग हैं वो किसका अंग हैं? तृतीयक या टर्शियरी कल्प के। तो इसको हम PEOM-P, इसमें ट्रांस हिमालय पेलियोसिन में, इयोसिन और मायोसिन में मध्य हिमालय, इयोसिन और ओलिगोसिन में मध्य हिमालय, मायोसिन में लघु हिमालय, और प्लायोसिन में शिवालिक, इनकी उत्पत्ति होती है। तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ सिद्धांत, कुछ आंकड़े आपके सामने थे। कल हम इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे चर्चा करेंगे, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।
चाहे आज का जो वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।